Hello everyone, I am Ms. Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज हम बात करेंगे ग्रामर के नरेशन के बारे में, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो आइए जानते हैं कि नरेशन क्या होता है। तो स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला होता है वह अपनी बात को जिस तरह से प्रस्तुत करता है उसी को हम नरेशन कहते हैं। तो नरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब किसी स्पीकर के बात को हम ठीक उसी तरह से प्रकट करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मोहन सेड आई प्ले क्रिकेट, मोहन ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलें तो हो जाएगा कि मोहन ने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है। तो इस तरीके से हम किसी भी बात को दो तरह से कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा में होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के बाहर को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच में यदि किसी वक्ता की बातों को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। जैसे कि आपने यही एग्जाम्पल देख लिया, मोहन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, जो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वही हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें इन्वर्टेड कामा नहीं लगाते हैं, जबकि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा लगा हुआ होता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल नहीं होता, जबकि जो आपने पहले देखा डायरेक्ट स्पीच में उसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर तो हम दोनों को मिला देते हैं। और थर्ड अगर बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कॉमा नहीं लगता है, जबकि अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो वहाँ पर कॉमा लगाना कंपलसरी हो जाता है। इन्वर्टेड स्पीच के अनुसार दैट इफ़ टू का प्रयोग किया जाता है या नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि वह उसके सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के। तो सबसे पहले तो हमें प्रोनाउन को ध्यान में रखना होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन का नियम जानना होता है। दूसरा, हमें टेंस को भी ध्यान रखना होता है। टेंस में स्पेशली आपको असरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ध्यान में रख करके ही हमें कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रोनाउन को ध्यान में रख करके सर्वनाम में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला हमारा जो रूल है वो यही है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन यानी कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि आई, वी, माई, माइन, अस, आवर, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। ध्यान देना, सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है सेंटेंस वो चेंज होगा। जैसे कि ही सेड आई एम अ पुअर बॉय, तो ये चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज अ पुअर बॉय। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आई जो है वो ही के अनुसार ही में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और दैट लगा देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन, वहाँ हमने देखा फर्स्ट पर्सन की बात किया, यहाँ पर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है यानी कि यू, उसे भी हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार या उसके बाद में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार बदलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर, तो इसे हम चेंज कर देंगे। ये देखना कि ही सेड टू मी, यहाँ पर अगर आपको दो लोगों में बातें करते हुए दिखना है तो वहाँ पर टोल्ड लगा देना होता है। ही टोल्ड मी, ठीक है, सेड टू की जगह पर हो जाएगा टोल्ड मी दैट, यू का आई हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मी को जब हम चेंज करते हैं तो वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो जाएगा आई वॉज अ गुड प्लेयर। ठीक है, उसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं। रूल नंबर थर्ड हमारा जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन को, यानी कि ही, सी, इट, दे, देम आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो, मोहन सेड ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो ये चेंज हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ही
जैसा था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ऑल सेड टू अस दे हैव डन देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑल टोल्ड अस दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। तो इसी तरीके से आपको जो प्रोनाउन है उसको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम किस तरह के परिवर्तन करते हैं। तो हाँ, ये आप ध्यान रखे रहोगे तो कोई भी कठिनाई नहीं आएगी आपको। सेकंड हम बात करें टेंस की। टेंस में हम पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ये ध्यान रखना कि जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल दैट ही सेज आई वॉज गोइंग होम, तो आप देख सकते हो कि जो इसका रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है ही सेज। तो सेज क्या है, ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर यस लगा हुआ है। तो अगर सिंगुलर है तो उसका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली ही सेज हम वैसे ही लगा देंगे, दैट तो हमें लगाना ही है इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, और आई का जो प्रोनाउन है प्रोनाउन को चेंज करना है ही के अनुसार, तो यहाँ ही हो गया ही वॉज गोइंग होम। तो आपने देखा वॉज ऊपर भी लगा था, वॉज हमने नीचे भी लगा दिया, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप देख सकते हो ही सेड टू मी आई एम वेरी सॉरी। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर है यानी कि प्रेजेंट में है तो वहाँ पर हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि उसके सेंटेंस में उसके टेंस के अनुसार में चेंज नहीं करते हैं। तो आपने जो ऊपर वाला एग्जांपल देखा उसका हम इनडायरेक्ट बनाए तो हो जाएगा ही हैज जस्ट टोल्ड मी दैट ही इज़ वेरी सॉरी। तो देखा आपने कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम बात करें अगर फ्यूचर टेंस की, यहाँ पर भी अगर फ्यूचर में प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एग्जांपल देख सकते हो राम विल से सीता स्टोल द पेन, तो इसको भी हम अगर चेंज करेंगे तो सेम वैसे ही हो जाएगा राम विल से दैट सीता स्टोल द पेन। देखा आपने कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ हम इन्वर्टेड कामा को हटा दिए। तो जब भी जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगा तो उसके इन्वर्टेड कामा में जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब हम रूल नंबर 5 की बात करें तो टेंस के अनुसार जो हम परिवर्तन करते हैं, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, और इसी तरीके से सभी हम टेंस को ध्यान में रख करके बनाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 की अगर बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो ही सेड हिज फादर लिव्ड इन जापान फॉर 10 ईयर्स, तो उसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट हिज फादर लिव्ड इन जापान फॉर 10 ईयर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो आपको सेंटेंस पढ़ करके ही आपको सेंटेंस के अनुसार पता चल जाता है कि उसमें क्या परिवर्तन करना है और कितना परिवर्तन करना है। तो उसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल भी अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि ही सेड हरी वॉज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम वाइल मनोज वॉज सिंगिंग, तो इसका इनडायरेक्ट हम अगर चेंज करें तो ही सेड दैट हरी वॉज प्लेइंग द हारमोनियम ऑन द हारमोनियम वाइल मनोज वॉज सिंगिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच जो है को पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट को बताती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट बताया जा रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की हम अगर बात करें तो यहाँ है डायरेक्ट स्पीच में अगर शैल विल हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्रमशः हम शुड वुड कैन तथा मे को कुड और माइट में बदल देते हैं। जैसे कि वी सेड वी शैल गो देयर, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा वी सेड दैट वी शुड गो देयर, तो आपने देखा कि शैल जो है उसका शुड हो गया। उसी तरीके से हम नेक्स्ट रूल 8 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो तो फिर वहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे कि आप देख सकते हो, यानी कि राम सेड मैन इज मॉर्टल, रामा
रामा सेड मैन इज़ मॉडल। रामा ने कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य नश्वर है। तो ये तो सत्य है, यथार्थ सत्य है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वैसे ही आप लिख दोगे रामा सेड दैट मैन इज़ मॉडल। तो देखा आपने, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैन इज़ मॉडल ऊपर भी था, यहाँ पर भी हमने मैन इज़ मॉडल कर दिया। सिर्फ इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको दैट लगा देना है। तो नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो सभी निकटता बताने वाले शब्दों को आमतौर पर थोड़ी दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे कि नाउ का देन कर देते हैं, दिस का दैट, दिस का दोज, हाँ, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, हियर का दियर, और यस्टरडे का प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर, हाइदर का दाइदर, एंड हेंस का देंस हो जाता है, अगो का बिफोर, कम का गो हो जाता है। नेक्स्ट वीक का हम फॉलोइंग वीक में बदल देते हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। 10 को हम सो या फिर दैट वे, सो और इन दैट वे में चेंज कर देते हैं। जस्ट को देन में परिवर्तित कर देते हैं। और लास्ट नाइट को हम प्रीवियस नाइट या फिर नाइट बिफोर इट का टिल देन में परिवर्तित कर देते हैं। लास्ट वीक को हम लास्ट वीक या लास्ट मंथ को हम प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ में चेंज कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी नाउ आए तो आपको किस में कन्वर्ट कर देना है। दिस आए तो कहाँ कन्वर्ट कर देना है। टू नाइट आया तो कहाँ कन्वर्ट करना है। टुडे आया तो फिर कहाँ कन्वर्ट कर देना है। लास्ट वीक आया तो किस में कन्वर्ट कर देना है। ये आपको जनरली याद करने वाली बात है, तो आप 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, नेक्स्ट 10th नंबर रूल, तो साधारण वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त कुछ अन्य नियम भी होते हैं। जैसे कि रिपोर्टेड वर्ब से या सेड को और उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको टेल या टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे कि ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर आपने देखा कि टोल्ड में परिवर्तित कर दिया गया। आई से टू हिम मनोज इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर हो जाएगा आई टेल हिम दैट मनोज इज़ अ गुड बॉय। तो इस तरीके से आप खूब सारा प्रैक्टिस करिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएं तो वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, इंक्वायर या फिर डिमांड का ऐसे ही क्रिया को वर्ब में बदल देते हैं। तो यहाँ पर टोल्ड नहीं लगाते हैं, टोल्ड की जगह पर हम आस्क या इंक्वायर का यूज़ कर देते हैं। यदि प्रश्नवाचक जो है हु, हुम, हुज, विच, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ आदि से शुरू होता है तो दैट या इफ़ कोई भी कंजक्शन नहीं लगाया जाता है। ठीक है। यदि प्रश्नवाचक किसी सहायक क्रिया से शुरू होती है, यानी कि वॉज, वर, विल, शैल, डू, डिड, इन सब से शुरू होता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसी जगहों पर आपको जो है ऐसे में आपको यस या नो में ये सब शुरू होते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक नहीं लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको दैट का प्रयोग नहीं करना होता है। इसमें कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कुछ सेंटेंस में छिपे हुए होते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को अपनी ओर से कुछ लगाना पड़ता है, कुछ ऐड करना होता है। टेंसेस ऑफ वर्ब्स, द पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड जो है आपको नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस आदि शब्दों को के बारे में पहले बताए हुए जो नियम है उन्हीं के अनुसार आपको परिवर्तन करना होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ही सेड टू मी वाई डू यू नॉट रीड, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट रीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमांड एंड रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश या विनय पाए जाएं उन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखते हैं। क्या बात का ध्यान रखते हैं कि हम से के स्थान पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का से होता है उसके स्थान पर हमें जैसा सेंटेंस के अनुसार जो जैसे ज़रूरत होती है, अगर हमें रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है उस सेंटेंस का मतलब, तो हम वहाँ पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, थ्रेटन, बेग, इन सब का प्रयोग करते हैं। आपको रिपोर्टिंग वर्ब के भूतकाल में अगर रहता है तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार
वर्ब को तदनुसार परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो वो हमें सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाना है या फिर ऑर्डर्ड लगाना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो ऑर्डर देने वाले जो शब्द होते हैं आप देख सकते हो, ऑर्डर, कमांड, रिक्वायर, इन सब में यूज़ हो जाता है। एडवाइस में एडवाइस्ड, अर्ज, एक्सॉर्ट, ये सब यूज़ कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले इन्फिनेटिव का चिन्ह टू भी लगा देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कामा हटाने पर दैट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, आई सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ में समझ में आ रहा है कि क्या है, ऑर्डर है, तो हम सीधे लगा देंगे आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर। तो इसी तरीके से हम जब भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वहाँ पर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर और भी कुछ है। तो चलिए आगे जानते हैं एक्सक्लामेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो जहाँ भी आप हर्ष, शोक, आश्चर्य इत्यादि शब्द को पाते हैं तो वहाँ पर हमें इस तरह से केसे चेंज करना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार एक्सक्लेम या एक्सक्लैम्ड में बदल देते हैं। हुर्रा, अल्लास आदि शब्दों को एक्सक्लैम्ड या एक्सक्लेम्स के बाद विद जॉय, विद सॉरो लगा करके जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हम बी नंबर की बात करें तो रिपोर्टिंग स्पीच के इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाकर असरेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहने देना है, आपको उससे असरेटिव सेंटेंस में बदल देना है। एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह हटा करके हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जैसे कि सी सेड हुर्रा मनोज हैज़ कम, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ खुशी व्यक्त होती दिख रही है, तो यहाँ पर हम एक्सक्लैम्ड विद जॉय लगा देंगे। सी एक्सक्लैम्ड विद जॉय दैट मनोज हैड कम। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, द बॉय सेज अलास वी हैव लॉस्ट द वॉच, तो यहाँ आप देख सकते हो कि दुख प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सारो लगा देंगे, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम्स विद सारो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दे सेड ओ सी हैज पास्ट, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि क्या है, आश्चर्य है, तो यहाँ पर आपको लगा देना पड़ेगा दे एक्सक्लैम्ड सरप्राइजिंगली दैट सी हैड पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रूल नंबर 15 की, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, हाउ, हु से शुरू होते हैं तो इन शब्दों को वेरी मच या ग्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में सीता सेड व्हाट अ फुल ही इज, ठीक है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो सीता एक्सक्लैम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट फुल, तो सीता जो है वो आश्चर्यचकित होती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड हमें लगा देना होता है। ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा ही कॉन्फेस्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम तो हो जाएगा दे सेड ओह हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज़, तो इसे हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक्सक्लैम्ड लगा देना होगा। दे एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज दैट द रेन वॉज वेरी लॉन्ग। तो इसी तरीके से आप हर टेंस पर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितने भी तरह के रूल्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए खूब सारा प्रैक्टिस करिए, चाहे वो प्रोनाउन को हो, चाहे फिर टेंस हो, या फिर इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और मेरी बेस्ट विशेस तो आपके साथ हमेशा ही है। आप अच्छे से पढ़ो और हर एक एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ, कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये टॉपिक जो है वो सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब 6th क्लास से देखोगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना शुरू हो जाता है, तो 6th 7th 8th 9th 10th, अब 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है। उसके साथ साथ आप टीचिंग
ट्रेनिंग में भी आप देख सकते हो। तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन टॉपिक को मालूम रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप समझे होगे अच्छे से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।